जिसको भी आरक्षण मिलता है वो उसके सपोर्ट में रहता है, और जिसको भी आरक्षण नहीं मिलता वो उसके अगेंस्ट में रहता है। जो भी लोग इक्वालिटी की बात यहाँ पर करते हैं, तो इक्वालिटी से बड़ा स्कैम कुछ भी नहीं है। ये जितनी भी जात पात, जितना भी डिस्क्रिमिनेशन हम इतने हजारों सालों से झेलते आ रहे हैं, इसका ब्लेम वो डाल देते हैं भगवत गीता में और हमारे शास्त्रों में। भीमराव अम्बेडकर ने खुद मनुस्मृति को आग लगा दिया था। वो व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी भर बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम झेला, वो हमें बर्थ बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम दे गया। तो थंबनेल देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर अपने हक और संघर्षों के लिए लड़ाइयाँ करी, जिनको कभी विद्यालय से निकाल दिया गया था। उस छोटे बच्चे को, उस छोटी सी उम्र में जिसने मटके से पानी पी लिया था, उनको मार पड़ी थी। एक छोटे बच्चे को रिक्शे से उतार दिया गया था सिर्फ उसकी जात की वजह से। उस व्यक्ति ने, इस गंदे समाज से निकलकर एक निचले पायदान की निचली जाति महार जात के एक लड़के ने अपनी गुणवत्ता, उत्तमता, सक्षमता इस समाज में सिद्ध करी और आगे चलकर हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख दिया। तो आज हम भीमराव अम्बेडकर को इन दो कारणों की वजह से जानते हैं, पहला कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा रिजर्वेशन सिस्टम। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आरक्षण के ऊपर लोगों के बहुत ही मिक्स रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जिसको भी आरक्षण मिलता है वो उसके सपोर्ट में रहता है, और जिसको भी आरक्षण नहीं मिलता वो उसके अगेंस्ट में रहता है। लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो भारत हमेशा से कर्मशील, कर्मयोगी देश रहा है, जहां पर तुम्हारी गुणवत्ता, सक्षमता और योग्यता को ही फल मिला है। यहाँ पर अगर तुम गुणवत्त हो, सक्षम हो, काबिल हो, इसीलिए तुमको मौका मिलेगा और तभी तुम यहाँ पर आगे बढ़ोगे। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ मत करो, अपनी आवाज़ मत उठाओ, आवाज़ बिल्कुल उठाओ, लेकिन सक्षमता को, गुणवत्ता को मत रोको। जो भी सक्षम है, काबिल है, उसी को मौका मिलना चाहिए, वही आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक सक्षम आदमी पूरे समाज को यहाँ पर सक्षम बनाता है और पूरा समाज यहाँ पर सक्षम बन के आगे बढ़ता है। वजह है कि आप फ्री में उन लोगों को मौकेदारी दो, हिस्सेदारी बांटते रहो। जो भी लोग इक्वालिटी की बात यहाँ पर करते हैं, तो इक्वालिटी से बड़ा स्कैम कुछ भी नहीं है। जो भी हिस्सेदार है, जो भी सक्षम है, उसी को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उसी को मौके मिलने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर मैं ये भी नहीं बोल रहा कि जो लोग एकदम बैकवर्ड क्लास से आते हैं, फिर से उनकी जाति कुछ भी हो, अगर वो इस एजुकेशन सिस्टम को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको यहाँ पर मौके मिलने चाहिए, उनके लिए आरक्षण होना चाहिए, उनको यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट, हेल्प मिलनी चाहिए। फिर चाहे उनकी जात पात कुछ भी ना हो, जाति देखकर यहाँ पर मदद और आरक्षण ना दिया जाए। तो यहाँ पर अगर मैं आरक्षण की बात करूँ तो हमारे देश में लगभग आज 49% से ज़्यादा सीटें एडमिशन कॉलेजेस में, पार्लियामेंट्स में, हर जगह पे गवर्नमेंट जॉब्स में पहले से ही फिक्स रहते हैं, आरक्षित रहते हैं। कुछ लोगों के लिए साइड रहते हैं, SC ST OBC कास्ट वाले लोगों के लिए यहाँ पर। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने हजारों सालों से यहाँ पर समाज की जात पात झेला, डिस्क्रिमिनेशन झेला, वो इतने बैकवर्ड हो चुके हैं, उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन इस सिस्टम में सबसे बड़ा झोल ये है, मेन प्रॉब्लम ये है कि 1% जो रिच लोग हैं SC ST OBC कास्ट के, वही लोग इसका फ़ायदा उठा पाते हैं। और जिन लोगों को सच में इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, जो सच में बैकवर्ड हैं, फिर से उनकी जात कुछ भी हो, उनको यह फ़ायदा नहीं मिल पाता है। अगर मैं एक एग्जाम्पल से यहाँ पर समझाऊँ तो एक रमेश नाम का व्यक्ति है, जो एक बहुत समृद्ध फैमिली से आता है, उसकी सैलरी बहुत अच्छी है। तो रमेश का बेटा यहाँ पर एक गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाता है। वहीं पर दूसरे नंबर पर एक और SC ST OBC कास्ट का बंदा है, राघव, जो एक समृद्ध परिवार से नहीं है, उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी नहीं है, उसकी एजुकेशन भी उसको इतनी अच्छी नहीं मिली। तो उसका बेटा भी एक गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाता है और वो एग्जाम कुछ ही मार्क्स से हार जाता है, उसको ये सीट नहीं मिल पाती, क्योंकि यहाँ पर उसकी सीट, उसका हक उसी की जात का बंदा, SC ST OBC कास्ट का बंदा रमेश का बेटा छीन लेता है, जिसको बचपन से अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा, सब कुछ मिला है, जो एक समृद्ध परिवार से आता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ पर जो व्यक्ति पहले से ही समृद्ध है, अमीर है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, वो इनकी सीट छीन ले रहा है। तो यहाँ पर एक SC ST OBC कास्ट के बंदे की सीट जिसको मिलनी चाहिए, जो सच में बैकवर्ड है, उसकी सीट उसी के कास्ट का बंदा मार ले रहा है। तो यहाँ पर जिसको सच में हेल्प मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल रही है, और जिसको मलाई नहीं मिलनी चाहिए वो यहाँ पर बैठे मलाई खा रहा है। तो ये इस सिस्टम का सबसे बड़ा झोल है। तो अब यहाँ पर जो लोग बोलते हैं कि भाई तू क्यों इतना फालतू में बोल रहा है, क्योंकि तुम लोगों को, जो भी जनरल कास्ट के लोग हैं, उनको तो भाई EWS मिलता है ना। तो EWS में कोई भी यहाँ पर अपना फॉर्म बना के सर्टिफिकेट भर सकता है। तो मैं उनके लिए बोलता हूँ कि EWS से बड़ा स्कैम कुछ भी नहीं है। EWS इज़ द बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें 95% रिच लोग होते हैं जो अपने फेक सर्टिफिकेट यहाँ पर बनवा लेते हैं और इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो अगेन, जो सच में सक्षम है उसकी बात मत करो, बात उसकी करो जो सच में बैकवर्ड है, उसको यहाँ पर फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो इस सिस्टम का होने का ही क्या मतलब है, जब जिन लोगों को सच में फ़ायदा मिलना चाहिए उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर एक और तर्क बहुत से लोग देते हैं कि ये जितनी भी जात पात, जितना भी डिस्क्रिमिनेशन हम इतने हजारों सालों से झेलते आ रहे हैं, इसका ब्लेम वो डाल देते हैं भगवत गीता में और हमारे शास्त्रों में। कि भाई भगवत गीता में लिखा है कि तुम अपने कास्ट के लिए यहाँ पर बटे हुए हो, भगवान ने हमें बांट के भेजा हुआ है। तो ये जात पात भगवत गीता से निकल के आती है। और यहाँ पर एक और बात उठती है कि भाई इसी बात को लेकर भीमराव अम्बेडकर ने खुद मनुस्मृति को आग लगा दिया था।
क्योंकि उसमें कास्ट सिस्टम दिखाया गया था। तो उनके लिए मेरा आंसर ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद यहाँ पर कहा है चतुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुणे कर्मा विभाग सा मतलब डिवाइडेड, कि मतलब 4 वर्णों की मेरी सृष्टि जो कि गुण और कर्मों के आधार पर विभाजित है, डिवाइडेड है, ये भगवान ने यहाँ पर कहा हुआ है। और यहाँ पर 4 वर्णा क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण वो लोग होते हैं जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, और क्षत्रिय जो वॉरियर होते हैं, पावरफुल होते हैं बाय मसल्स। एंड थर्ड वैश्य जो मर्चेंट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं और शूद्र जो गाइडेंस में, जो एग्जीक्यूशन में अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने जात पात को लेकर नहीं बांटा, उनने विभाजन किया है तुम्हारी गुणवत्ता और सक्षमता को लेकर। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर तुम राजा के बेटे हो तो तुम यहाँ पर क्षत्रिय नहीं माने जाओगे। अगर तुम्हारे काम राजा वाला है, तुम्हारे गुण राजा वाले हैं, तभी तुम क्षत्रिय माने जाओगे। यहाँ पर अगर तुम्हारे काम ब्राह्मण वाले हैं तो तुम ब्राह्मण माने जाओगे, अगर शूद्र वाले हैं तो तुम शूद्र माने जाओगे। तो यहाँ पर जात पात को लेकर भगवान ने डिवाइड नहीं किया हम लोगों को, ये तो हम ही लोग हैं, ये तो समाज का डिफ्रेंशिएशन है जो आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर चीज़ें पास ऑन होते होते इतनी ज़्यादा चेंज हो गई हैं कि आज हम इन चीज़ों को पत्थर की लकीर की जैसे फॉलो करने लग रहे हैं, कास्ट सिस्टम को, जो कभी था ही नहीं, जो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। भगवान ने हमको डिवाइड नहीं किया है, भगवान ने हमें हमारे गुण और कर्मों के आधार पर यहाँ पर विभाजित कर रखा है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जो सदियों से, हजारों सालों से चला आ रहा डिस्क्रिमिनेशन हमने झेला है, तो मतलब हम इसके लिए कुछ नहीं करेंगे। तो इसीलिए इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया रिजर्वेशन सिस्टम, भीमराव अम्बेडकर ने इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए जो हजारों सालों से इन लोगों के ऊपर हो रहा है, एक और सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि एक डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए एक और डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर लाया गया कास्ट के बेसिस पर। तो यहाँ पर इस सिस्टम से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि ये उल्टा बैक फायर करने लग रहा है। इससे कुछ सिद्ध नहीं होने वाला, इससे बल्कि ये होने वाला है कि अगर आप एक पार्टिकुलर कास्ट के लोगों को यहाँ पर आरक्षण दोगे तो जो भी पार्टिकुलर कास्ट के लोग यहाँ पर बच गए हैं, उन लोगों के मन में इन लोगों के लिए हेट और ज़्यादा बढ़ेगी, कम होने की बजाय। तो ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है ताकि डिस्क्रिमिनेशन कम हो, लेकिन इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इससे तो डिस्क्रिमिनेशन और ज़्यादा बढ़ रही है। थिंक अबाउट इट। तो यहाँ पर अगर आप सच में डिस्क्रिमिनेशन हटाना चाहते हो तो सबसे पहले इस लीथल एक्सट्रीम सिस्टम को हटाओ और एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम लाओ, और एट द एंड मेरिटोक्रेसी को यहाँ पर जी भर कर प्रमोट करो, जिससे सक्षमता आगे जाए, गुणवत्ता आगे जाए और जात पात का खेल खत्म हो जाए। तो एट द एंड डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की एक और एडवाइस है जो कि खुद महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर हमको दे चुके हैं, और वो है इंटरकास्ट मैरिजेस। अगर हमारे देश में इंटरकास्ट मैरिजेस स्टार्ट हो जाएं, जो कि सिर्फ 6 से 7% ही हैं आज की डेट में, तो ये डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें जो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश में आज भी बहुत हद तक कॉमन है, राजस्थान में भी, ये कम हो जाएंगी और हमें एक अच्छे समाज का निर्माण देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बात और ज़्यादा बिगड़ जाती है जब लोग इसके बीच में कास्ट, रिलीजन और पॉलिटिकल एजेंडास ले आते हैं, क्योंकि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन डिवाइड एंड रूल करके एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को डरा के भड़का के वोट लेने की आदत आज भी नहीं गई हमारे नेताओं के अंदर से। तो सबसे पहले इसको हटाओ। और यहाँ पर एट दी एंड जो लोग भी इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, तो मैं उनको फिर से बोल दूँ कि भाई इक्वालिटी जैसा स्कैम और कुछ भी नहीं है। इक्वालिटी सबसे बड़ा स्कैम है, EWS सबसे बड़ा स्कैम है, ठीक है। तो जो भी सक्षम है उन्हीं को आगे बढ़ाओ ना। तो एट दी एंड कंक्लूजन के रूप में हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए, तो भाई सबसे पहले इस लीथल सिस्टम को हटाओ, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड करो जिसमें जो सच में बैकवर्ड है उसको फ़ायदा मिलना चाहिए, वही उसी को आरक्षण मिलना चाहिए। एंड थर्ड, मेरिटोक्रेसी को यहाँ पर जी भरकर प्रमोट करो, सक्षम आदमी को ही आगे बढ़ाओ। एंड फोर्थ, इंटरकास्ट मैरिजेस हमारे देश में बहुत ज़्यादा हद तक इसको ऊपर लेके आओ, अवेयरनेस बढ़ाओ, कैंपेन्स यहाँ पर गवर्नमेंट अगर चलाएगी तो ये अनटचेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन दूर होगा। एंड एट द एंड बिना पेट्रोल वाली गाड़ी में चाहे कितना भी धक्का मार लो, जैसे ही धक्का बंद वैसे ही गाड़ी चलना बंद। तो ऐसे ही आज हमारा देश चल रहा है। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करो, लेकिन अगर आपके कुछ अलग ही विचार हैं, आप इससे सहमत नहीं हो, तो अपने एक्सप्रेस करिए कमेंट बॉक्स में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड टिल देन यू गो सेल्फ मेड।